गुड इवनिंग एवरीवन। रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो अपन ने स्टार्ट की थी उसके अंदर आज के लिए आपके लिए हम टॉपिक लेके आए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। कमेंट में कुछ बच्चों ने डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में वन शॉट मांगे थे, तो वो अपन इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो बिना कुछ देरी किए अपन लोग स्टार्ट करेंगे। अपना जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है चैप्टर नंबर 9 को लेकर के, जिसको हम बोल रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण। तो अपना जो आज का टॉपिक रहने वाला है अवकल समीकरण को लेकर के रहने वाला है। कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, इसके बारे में बता देता हूँ। बोर्ड एग्जाम के अंदर जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इसको बताया गया है वो क्या बताया गया है इसके अंदर, तो मोस्टली मैं बता दूँ ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अगर इसको देखें तो हमारे पास ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इसका सिस्टम इस तरह से रखा गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा भी है डिफरेंशियल इक्वेशन। पहली बात तो आप इसका साधारण सा मतलब ये समझ के देख लीजिए कि इक्वेशन है। इक्वेशन वर्ड का मतलब ही क्या होता है? इक्वेशन वर्ड का मतलब होता है इस तरह से इक्वल साइन रखती है, ठीक है। जो पॉलिनोमियल के अंदर आप इक्वेशन पढ़ते थे उसी तरह की चीजें इसके अंदर है। बस यहाँ पे फर्क क्या है कि डिफरेंशिएशन टाइप की चीजें मिलेंगी, यानी आपको जो टर्म मिलने वाली या तो वो डी बाई डी एक्स फॉर्म की मिलेगी या डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, या इसकी भी हायर फॉर्म कोई भी मिल सकती है। मैं बता दूं इसके अंदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस तरह के रहने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन एक ही आएगा इसके अंदर से और नंबर भी उसका एक ही होगा। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स वाले में बता दूं आपको एक क्वेश्चन देंगे और एक ही नंबर का रहने वाला है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप यानी एक छोटे क्वेश्चन जो होते हैं एक एक नंबर के वो देंगे, तो एक ही क्वेश्चन देंगे और एक नंबर का देंगे, 3 नंबर इस तरह से हो जाते हैं। अपने 2 तरह के लॉन्ग आंसर चलते हैं। देखो मेरी बात को समझना, कहीं पे लिखा होता है शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर का मतलब 2 नंबर तक के क्वेश्चन। फिर आते हैं लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर मतलब 3 नंबर का एक क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर का आएगा। इस तरह से जो आपका टोटल रहने वाला है वो क्वेश्चनों का तो रहने वाला है 4, और टोटल मार्क्स जो रहने वाले हैं इस चैप्टर के कितने रहने वाले हैं 6 नंबर। और मैं कोशिश करता हूं कि आज जो मैं टॉपिक आपको समझाऊंगा इसके अंदर थोड़ा सा बेस समझाऊंगा, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन लेंगे जिनके माध्यम से मुझे लगता है कि आपका इस वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो आपको बस साथ के साथ ये देखते जाना है। मैं कुछ क्वेश्चन लिखा करूंगा, उसके आप खुद से भी शीट लेकर के आंसर निकालने की कोशिश करें अगर आपके थोड़ा सा टॉपिक दिमाग में क्लियर है तो। अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ पे देखते जाएं। मैं पूरा तो नहीं, पर इसके अंदर जितना वीडियो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल है, चाहे वो प्रिंटेड रहा या फिर मेरा जो सॉल्यूशन कराने का है, वो मैं आपको दोनों देने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते रहते हैं जिनके लिए आपको प्रिंटेड मटेरियल ही मिलेगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या चीज़ है। इसके अंदर अपन इसकी शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले मैं बता दूँ इसकी जब हम शुरुआत करते हैं तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये जो क्लासेज रहने वाली हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाली, तो एग्जाम स्पेशल क्लास आपके लिए रहने वाली है। जो राजस्थान बोर्ड का जो हमारा मेन काम है बोर्ड एग्जाम्स का, वो इसके अंदर प्रिपेयर होने वाला है। देखिए चलिए यहाँ पे बात करते हैं। देखो मैं बता दूं ये चैनल का लिंक है, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कष्ट करें, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी करें उसे, और फिर अपने एग्जाम्स के आनंद लीजिए जितना हमारे साथ आपका कवर हो सकता है। सबसे पहले हम बातें करेंगे कि अवकल समीकरण है क्या। देखो सीधी सी बात है, ये कंटेंट में अगर लिखने बैठता तो मुझे टाइम बहुत लगता है, तो आप सीधे इसमें समझ सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, यहाँ पे इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें इक्वेट मतलब इक्वल का साइन अवेलेबल मिले, और कौन से में अवकल मतलब समझ रहे हैं आप, डिफरेंशिएशन यानी जिसमें क्या होता है किसी स्वतंत्र चर x के सापेक्ष परतंत्र चर y या उसके अवकलज उपस्थित हो तो वह अवकल समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवकल समीकरण कहलाएगा। कुछ एग्जांपल दिए गए जैसे कि एक घात वाला डी बाई डी एक्स प्लस वाई और बराबर में x दे रखा है, फिर डी बाई डी एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक दे दी, फिर देखो डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 6 डी बाई डी एक्स 5 बाई और x। मैं सामान्य तौर पे बता दूं कि ऐसी समीकरण है तो बराबर का चिन्ह लाएगी, साथ में इसमें वेरिएबल होंगे जो होंगे, साथ में इसमें डी बाई डी एक्स फॉर्म के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो वेरिएबल के अटैचमेंट के साथ कुछ ना कुछ इक्वल में फॉर्म बनाएंगे, वैसे को क्या कह देंगे हम, डिफरेंशियल इक्वेशन। बात आती है अब अगली इसके अंदर कि अगर इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे तो मोस्टली फिर हमें ये भी पता होना चाहिए इसके अंदर कि डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रकार कितने प्रकार के रहने वाले हैं। तो मोस्टली यहाँ पे हम 2 प्रकारों की बात कर रहे हैं। कितने प्रकार रहने वाले हैं? 2 प्रकारों की बात कर रहे हैं। 2 प्रकारों में एक तो होती है साधारण अवकल समीकरण, ऑर्डिनरी
डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे अवकल समीकरण जिसमें एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष क्या हो रहा होता है, अवकलज उपस्थित होता है। कहने का मतलब डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 7 dy dx। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्वतंत्र चर एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन के हिसाब से इसमें दिया गया है, इसके अंदर कुछ भी और अदरवाइज अपने पास नहीं है। यहाँ पे क्या है, ऐसे अवकल समीकरण जिसमें एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज उपस्थित है, यानी सिर्फ एक्स के हिसाब से इसमें परिवर्तन को इंडिकेट किया गया है। फिर आती है दूसरी आंशिक अवकल समीकरण, ये अभी अपने काम में नहीं आने वाली है। आंशिक अवकल समीकरण के अंदर हमें क्या होता है, यहाँ पे डेल टाइप के वर्ड्स हैं, ये कॉलेज लेवल पर ज़्यादा काम में आने वाला है। आप ऐसे याद रखना कि ऐसे अवकल समीकरण जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर हो, जैसे कि यहाँ पे देखो एक्स के सापेक्ष अवकलन किया गया है, यहाँ पे वाई के सापेक्ष अवकलन किया गया। कॉलेज का कॉन्सेप्ट है, मैं चाहता हूँ इसमें आप टाइम वेस्ट ना करें, अपने मोटिवली ओडीई पे फोकस करें। तो ओडीई देखेंगे अपन, पीडीई को बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखो आपके सामने जो टॉपिक रहने वाला है, इसके अंदर वो आएगा अवकल समीकरण की कोटि। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहेंगे, बोलते ना ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहेंगे, आप मोस्टली इसके अंदर ध्यान देना। देखिए यहाँ पे अवकल समीकरण की कोटि, इस टाइटल को समझने की कोशिश करें, इसके अंदर क्या है। पहले मैं लैंग्वेज बता रहा हूँ, देखना किसी अवकल समीकरण की कोटि उसमें उपस्थित उच्चतम अवकलज की कोटि के बराबर होती है। किसके बराबर होती है साहब, उच्चतम अवकलज की कोटि के बराबर होती है। तो आप समझो कि किसी की अगर हम ऑर्डर के बारे में अगर डिफाइन करते हैं, तो ऑर्डर का सीन बड़ा सिंपल सा है। वो यूँ कहता है कि इसमें सबसे उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है उसको। अब आपके सामने समस्या आएगी, सर उच्चतम अवकलज कोटि क्या मतलब है इसका, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि डी बाई डी एक्स फॉर्म है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एफ डैश एक्स, एक्स के सापेक्ष परिवर्तन है, इसी को बोलते हैं वाई वन, इसी को कुछ लोग वाई डैश बोल देते हैं। तो ये सारे क्या हैं, फर्स्ट ऑर्डर वाले हैं। ये नोटेशंस किसके हैं, फर्स्ट ऑर्डर, ये बताते हैं कि इसका अवकलन एक बार हुआ है। फिर सुन लीजिए, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर दे सकते हैं, एफ डबल डैश एक्स दे सकते हैं, फिर वाई टू दे सकते हैं या वाई डबल डैश दे सकते हैं, है ना। तो ये जो होते हैं आपके सेकंड ऑर्डर वाले होते हैं। तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है कि किसी भी चर का किसी चर के सापेक्ष कितनी बार मैक्सिमम टाइम उसका अवकलन किया गया, वही उसकी क्या कहलाती है, ऑर्डर कहलाती है। जैसे कि आप देख सकते हो y का x के सापेक्ष एक बार अवकलन हुआ है तो प्रथम कोटि हो जाएगी, y का x के सापेक्ष दो बार अवकलन हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में द्वितीय कोटि हो जाएगी। अगर y का x के सापेक्ष 3 बार हो रहा होता तो ये तृतीय कोटि हो जाती है। ये क्या हो जाती है अपने पास, तृतीय कोटि हो जाती। तो ये कितने ऑर्डर वाली होती, 3 कोटि। तो मेरे हिसाब से आप अच्छे समझ गए होंगे कि कोटि क्या होती है। आप तो देखो कि मैक्सिमम किसके सापेक्ष किस चर राशि का कितनी बार आपने क्या किया है, परिवर्तन को नोटिस किया है, तो उसको अपन बोलेंगे कि अवकल समीकरण की कोटि क्या होगी। अब देख लीजिए, इसी दौरान हम एक चीज और पढ़ेंगे जिसपे से भी सवाल रहता है, अवकल समीकरण की घात। इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा दिमाग में रखें, अवकल समीकरण की घात। तो बताओ ये क्या कहता है, अरे घात तो जब हम देंगे, है ना, घात या पावर जब हम बढ़ाएंगे, जब हम देखेंगे उसमें उच्चतम अवकलज कितनी स्ट्रेंथ रख के बैठा है, उच्चतम कैपेसिटी वाले कितने, मतलब आप तो सिंपल से ये देखना कि कोटि ढूंढ लेना, कोटि वाले कैंडिडेट के ऊपर ब्रैकेट में कितनी पावर लगी हुई है, वो उसकी घात कहलाएगी। तो इसको डेफिनेशन से क्या बोला है, किसी अवकल समीकरण की घात उच्चतम कोटि के अवकलज की घात के बराबर होती है यदि समीकरण बहुपद रूप में हो। बहुपद रूप में सिंपल सी बात बता दूं, इसके अंदर आप ज्यादा परेशान मत होना। इसके कहने का मतलब है उसकी जो पावर है ना, होल नंबर में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पावर होल नंबर में होनी चाहिए। कुछ एक अपवाद है जो मैं आपको बता दूंगा, वो अवेलेबल ना हो तो वो सारी चीजें आपकी होल नंबर का मतलब समझो आप पूर्ण संख्याओं में, यानी किसकी, अब यहाँ पे घात चर की नहीं चलती, यहाँ पे किसकी चलती है, जो अवकलज है आपका डी बाई डी एक्स है ना, ये जो डी बाई डी एक्स आप लिखते हो, इसकी घातों की बात हो रही है। अब ये किस में होनी चाहिए, होल नंबर्स में होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे करना क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। देखो ज़्यादातर घात वाला सवाल पूछा गया है, ये देखो इसमें घात पूछी गई है, एक समीकरण दे रखी है एक्स बाई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स पे 3 माइनस वाई डी एक्स। तो कई बार लोग इसको पावर समझ करके 3 घात कर सकते हैं इसके अंदर, तो आप इससे अवॉइड करना ही गलत हो जाएगा आपका। 22 और 25 के अंदर ये सेम सवाल दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर, आप इसमें ये चीज़ ऑर्डर ढूंढने का काम करें। आप ये देखिए कि इसके अंदर मैक्सिमम टाइम परिवर्तन कितनी बार हुआ है। तो देखो यहाँ एक बार परिवर्तन है, ये डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है, ये भी एक बार ही परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ देखिए ये अपना सबसे काम का चीज़ है, इसमें कितनी बार परिवर्तन हो रहा है, 2 बार परिवर्तन हो रहा है ना, तो इसके ऑर्डर क्या
क्या रह जाएगी, 2 रह जाएगी। पर इसने क्या पूछा है आपसे, इसने पूछा है घात। तो घात कैसे निकालते हैं, यानी डिग्री कैसे निकालते हैं, मैं आपको बता दूं। डिग्री बहुत आसान है। उच्चतम अवकलज पे आप क्या लगा दिया करें, उच्चतम अवकलज पे आपको लगाना होगा क्या, ब्रैकेट। उच्चतम अवकलज पे आपको क्या लगाना होगा, ब्रैकेट लगाना होगा। तो इस तरह मेरी तरह आप ऐसे ही इसके अंदर क्या लगा दोगे, उच्चतम जो अवकलज है उस पर हमें क्या लगाना होगा, ब्रैकेट। तो इस तरह से देखो मैंने भी जैसे ब्लू टाइप का ब्रैकेट लगा दिया। सबसे उच्चतम अवकलज यानी जो ऑर्डर निकालते हो ना उस पर आप ब्रैकेट लगा दो। अब देखो इसके ऊपर कितनी पावर है, कुछ भी पावर नहीं है, तो क्या बोल देना 1। तो आपका सही उत्तर होने वाला है 1। इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1। ये इसका कहने का भी मतलब था उच्चतम कोटि के अवकलज पे जो घात है वही क्या कहलाएगी, इसकी डिग्री। अब देखो दूसरा सवाल है, इसमें और कैरी कर लेते हैं। 2024 के अंदर ये दिया गया, तो 22, 25, 24, 23 वाला मामला गायब है कि क्या ऑब्जेक्टिव आया है। बाकी का देखो आप अपने पास, ये 3 सालों में ये सवाल आए, 4 सवालों में। देखिए इसमें एस का टी के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले देखो ये कितनी बार परिवर्तन हुआ, ये तो एक बार ही परिवर्तन हुआ, इससे मुझे मतलब नहीं है। ये कितनी बार हुआ है, एक बार परिवर्तन हुआ है। ये कितनी बार हो रहा है, 2 बार। तो इस पे निशाना लगा लो, 2 बार। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो कितनी रहने वाली है, ऑर्डर रहने वाली है 2। मैं ऑर्डर चला के निकाल रहा हूँ, घात दिया, आपकी बार ऑर्डर पूछ ले क्या बता। अब डिग्री क्या है, डिग्री एक ही बात बोलती है यार, डिग्री यूँ कहती है कि सबसे उच्चतम अवकलज जो होता है ना उस पर कितनी घात है। तो उस पर कितनी घात है, 1। तो मेरा फिर से आंसर क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है। आपको थोड़ा सा बस ये दिमाग लगा के रखना पड़ेगा कि इसके अंदर पूछा क्या जा रहा है। तो इस तरह से देखो अपन ने 22, 25 और 24 एक नंबर वाला ऑब्जेक्टिव वाला केस सिल्टा दिया। देखिए अब यहाँ पे आ जाइए सेकंड। देखो जो घात के थे कुछ उदाहरण दिए थे, जैसे कि देखो यहाँ पे dy/dx है। अब इसके अंदर देख लीजिए आप, इसकी ऑर्डर कितनी है, 1, और इस पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। अब यहाँ पे देख लीजिए इसकी ऑर्डर कितनी है, 2, और इस पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो ये भी एक घात का होगा, ये भी एक घात का होगा। देखिए ऑर्डर कितनी है इसकी, 2, पर इस पे घात कितनी लगी हुई है, 2। तो इसकी कितनी घात हो जाएगी, द्वितीय घात हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक सवाल दिया गया 2024 के अंदर 1 नंबर में, और फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर से है 3 कोटियों वाले, है ना, और ये हल को लेकर के दिया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी मैंने आपको हल पढ़ाया नहीं है, तो अपन इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करें। अगला टॉपिक यही आने वाला है। तो मैं आपको इसके अंदर कुछ ध्यान रखने योग्य बातों पर नोट डलवा देता हूँ, जो आपको कैसे याद रखने, सुन लो। फर्स्ट बात तो आपको ये याद रखना है कि आपको dy/dx, आपको dy घात के रिलेटेड मैं आपको नोट डलवाने वाला हूँ। dy/dx में आपको क्या होना चाहिए कि चर के सापेक्ष, है ना, किसी स्वतंत्र चर के सापेक्ष, स्वतंत्र चर के सापेक्ष किसी चर में परिवर्तन, किसी चर में क्या होना चाहिए, परिवर्तन। तो किसी चर में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। किसी स्वतंत्र चर के सापेक्ष किसी चर में परिवर्तन होना चाहिए, dy/dx का मतलब होता है। आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें याद रखनी है। ये dy/dx की जो पावर है, dy/dx की जो पावर है वो हमेशा किस में होगी, होल नंबर्स में। किस में होगी, होल नंबर्स। क्योंकि उसने पॉलिनोमियल बहुपद वाली चीज़ बोली थी, क्या बोली थी, बहुपद कंडीशंस। वो आपको पता होनी चाहिए, छोटी क्लास में जो चलती थी वो, इसलिए मैंने इसको लिख दिया होल नंबर में। सेकंड बात खास तौर से आपको याद रखनी है, dy/dx के अंदर कोई भी ट्रिगो ना फंसे, कोई भी ट्रिगो ना फंसे, नहीं तो बहुपद की घात वाली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। ट्रिगो नहीं फंसना चाहिए। इसी के अंदर मैं कह दूं कि dy/dx के अंदर कोई फंक्शन नहीं फंसना चाहिए, कोई भी फंक्शन नहीं फंसना चाहिए। कहने का मतलब जैसे कि लॉग टाइप फंस जाते हैं, खास तौर से ये सवाल ज़्यादा रहता है। तो dy/dx फंक्शन नहीं फंसना चाहिए। अगर ये फंक्शन फंसता है तो बहुपद की घात का अस्तित्व नहीं होगा, बहुपद की घात संभव नहीं, घात बताना संभव नहीं, संभव नहीं होगा। मैं एग्जाम्पल के लिए आपके लिए लिख सकता हूँ, जैसे कि बुक में भी क्वेश्चंस थे dy/dx और किसी ने आपको यहाँ पे cos x लिख दिया, तो ऐसी कंडीशन में आप इसके अंदर घात नहीं बता सकते, घात पॉसिबल नहीं होगी। तो आप इसका याद रख लेना, मेरे को लगता है काम बन जाएगा। अब चलते हैं हम साहब, अवकल समीकरण को हम धीरे धीरे समझने लग गए। तो अवकल समीकरण के हल क्या होते हैं इस टॉपिक पे, तो देख लीजिए अपन सबसे पहले पढ़ेंगे अवकल समीकरण के हल। तो मैं बता दूं अवकल समीकरण के जो हल होते हैं वो, किसी भी अवकल समीकरण का हल ऐसा संबंध होता है जिससे अवकलज उपस्थित न हो और जो मूल अवकल समीकरण को संतुष्ट करे। सीधी सी बात है, हल किसको कहा करते थे कि एक तरह से आंसर, आपकी भाषा में बोलूं तो क्या होती थी, उस समीकरण का आंसर। आंसर क्या करता था, हमेशा समीकरण को संतुष्ट करता था। तो हल की परिभाषा तो वही रहने वाली है। अब चाहे अवकल समीकरण आए चाहे कोई सा समीकरण आए, तो समीकरण को क्या करता था, संतुष्ट करता था। तो मोस्टली आप ये बात याद रखना कि संतुष्ट करता था, इसलिए तो ये भी यही कहना चाह रहा है, उपस्थित होता है और समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। जैसे कि y = log x + c, देखो एक समीकरण हमने ले ली,
ले ली। इसका मैंने अवकलन कर लिया डी बाई डी एक्स और क्या आ गया 1/x, है ना। तो ये y बराबर log x सी, y का जो ये मान है इस समीकरण का क्या है, हल है। एक तरह से क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हल है वो क्या है, y बराबर क्या है log x प्लस सी, क्योंकि इस मान का अवकलन करने से वो चीज़ की प्राप्ति आपको हो जाएगी। इसी तरह से y बराबर log sin x प्लस सी है, वो किसका हल है, इस समीकरण का हल है डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का। आप आराम से इसका पता लगा सकते हो। तो आप इसके हल को बड़े ध्यान से देखिए। जैसे कि हल आता है तो इसमें एक सी जुड़ता है, तो सी का मतलब क्या है, सी अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है। इसका मतलब समझ रहे हो आप, सी का मान 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो ऐसे तो अनंत हल हो जाएंगे इसके, होंगे नहीं होंगे। तो उसको बोलते हैं व्यापक हल। एक तरह से क्या है, व्यापक हल। जब भी सी आता है तो उसको बोलते हैं व्यापक हल। देखो अगली स्लाइड पे अपन देखेंगे 3 तरह के हलों के बारे में अपन पढ़ते हैं। कितने तरह के हलों के बारे में पढ़ते हैं हम लोग भाई, 3 तरह के हलों के बारे में पढ़ते हैं। मोस्टली 2 पे सवाल ज़्यादा रहता है। एक तो होता है व्यापक हल जिसको बोलते हैं जनरल, और एक होता है विशिष्ट हल जिसको बोलते हैं पर्टिकुलर, और एक होता है विचित्र हल जिसको बोलते हैं सिंगुलर। क्या बोलते हैं, सिंगुलर। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यापक हल। 2023 के अंदर 24 के अंदर इसका एक सवाल रह चुका है। तो जनरल सोल्यूशन क्या कहते हैं, जनरल सोल्यूशन लाइक बिहेव एज, किस तरह से, ट्रेन का जनरल डिब्बा। जनरल डिब्बे के अंदर क्या है, कोई भी आ सकता है, लेडीज़ है, गर्ल्स है, विकलांग है, हैंडीकैप लोग हैं, रिजर्वेशन वाले हैं, बिना रिजर्वेशन वाले हैं, और यहाँ तक कि विदाउट टिकट वाले भी है ना। टिकट वाले तो सही है, विदाउट टिकट वाले भी चल जाते हैं इसके अंदर। तो मोस्टली क्या करना होता है, जनरल का मतलब यही होता है, और जनरल का अगर मतलब यही होता है तो मैं बता दूं आपको, इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं कि साहब डी बाई डी एक्स, जैसे कि डी बाई डी एक्स बराबर 1/x नाम की समीकरण थी जिसका हल था y बराबर log x प्लस सी। तो मैं बता दूं इसमें मनमाना स्थिरांक उपस्थित है। ये वर्ड मैंने इसलिए लिखा है बहुत सिंपल लैंग्वेज में। आप तो यूँ मान लो कि ऐसा हल जिसमें सी उपस्थित होता है उसे कहते हैं व्यापक, क्योंकि वो बहुत सारे अपने हल निकाल सकता है, सी अपने अलग अलग मान निकाल सकता है। अगर मैं कह दूं कि व्यापक हल में ही अगर अपन को कोई जो गिवन कंडीशन दी जाती है, दी गई कोई शर्तें होती हैं, जैसे कि y बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर 1, x बराबर 0, अगर ऐसी कोई कंडीशन दे दी जाए और इससे हम c का मान निकाल लें, तो ऐसी स्थिति में जब हम व्यापक हल में उपस्थित अचर यानी c यानी स्थिरांक का मान निकाल लेते हैं, तो इस विशेष मान को समीकरण में रख दें। जैसे कि y बराबर log x प्लस सी है, c बराबर 2 आ गया हमारे पास, तो हमने c का स्पेशल मान इसके अंदर रख दिया, तो हमारे पास समीकरण क्या हल क्या बन गया, y बराबर log x प्लस 2। यहाँ पे एक चीज फिक्स हो गई, अब c नहीं लिख सकते, सी में तो क्या है अनेकों मान होते हैं, पर यहाँ सी ने अपने एक विशेष मान को ग्रहण कर लिया है, विशेष मान सी का निकाल लिया। तो ऐसी कंडीशन वाला हल क्या कहलाता है अपने पास, विशिष्ट हल। और जिसके लिए हम एक तरह से क्या कह सकते हैं कि ऐसी कंडीशन वाली विशिष्ट, देखो विशिष्ट तरह का स्ट्रक्चर आ गया। यहाँ पे सी क्या था, व्यापक रूप में था, यहाँ पे क्या है विशिष्ट है, तो इस तरह के हल को कहते हैं विशिष्ट हल। अब आपसे जो सवाल किया जाता है वो ये किया जाता है कि विशिष्ट हल, अब विशिष्ट हल में कोई पूछ ले आपसे अचर है क्या, तो आप विशिष्ट हल के अंदर क्या बोलोगे, अचर नहीं है, क्योंकि अचर कहाँ होता है, व्यापक हल में होता है। किस में होता है, व्यापक हल में होता है। अचर की संख्या 1 है तो व्यापक हल 1 होगा, अचर की संख्या आपके पास अनेक है तो उस तरह से व्यापक हल अपने आप में डिसाइड होते हैं। तो हम बोल सकते हैं, देखो एक सवाल था 3 कोटि वाले, 3 कोटि का मतलब आपके दिमाग में ये ख्याल चलना चाहिए। वैसे तो इसके कितने उत्तर आने चाहिए थे, बहुपद के अनुसार तो 3 उत्तर आने चाहिए थे, बट यहाँ पे देखिए किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या क्या होगी। अब बताओ विशिष्ट हल कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। इसमें अचर कहाँ है, अचर है ही नहीं है, इसमें अचर होते ही नहीं है। तो बोलेंगे अचर कैसे होते हैं, स्वेच्छ अचर कैसे होते हैं, स्वेच्छ अचर यहाँ पे हम कह सकते हैं अनुपस्थित होते हैं। कैसे होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अचर, स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0। तो आपको याद रखने वाली बात है, अच्छा सवाल है, आता जाता रहता है, तो आपको इतना पता होना चाहिए। इसके बाद आप इस लाइन को पढ़ लीजिए, बस पढ़ करके खुश हो जाइए। विचित्र हल, सिंगुलर सॉल्यूशन, ऐसा हल जो व्यापक हल स्थिरांक का कोई मान रखने पर प्राप्त नहीं होता है। देखो व्यापक हल है सी और मैं कोई मान ना निकाल पाऊँ, तो इस तरह के जो हल होंगे उनको हम क्या कह देंगे, विचित्र हल कह देंगे। तो मेरे हिसाब से आप मेरे भाव समझ गए होंगे कि इसके अंदर किस तरह से हमको डिफाइन करना होता है, अलग अलग किस तरह से हमें चीज़ें निकालनी होती है। तो यहाँ तक के आपके देख लो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे लगभग हमने कर लिए। 2025 के अंदर भी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है, सबसे पहले हमने लेटेस्ट जो 23, 24, 25 हैं उनके सवाल लिए। तो अपने चलते हैं अगले टास्क पे इसकी थ्योरी को समझने के लिए।
देखो, शुरू में पढ़ा आपने ऑर्डर क्या है, सवाल आता है। शुरू में आपने पढ़ लिया डिग्री क्या है, सवाल आता है। फिर उन अवकल समीकरण की फॉर्म जानने के बाद आपने क्या समझा कि उसके हल कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने हल भी समझे। एक होता है व्यापक जिसमें सी होता है, एक होता है विशिष्ट जिसमें सी अपना विशेष मान ग्रहण कर लेता है, एक होता है विचित्र जब वो मान ग्रहण न करना, कोई किसी का मान ग्रहण नहीं कर पाया तो आप यही बोलते हो कि कितना विचित्र आदमी है। तो इस तरह के हल को विचित्र हल हम कह देते हैं। अब बात करते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके सॉल्यूशन कैसे